हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था कि हमने हिंदी की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज वो हिंदी की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी पहली क्लास आज आप सभी को मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप यू आर वेरी वेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंदी का जो इतिहास है वो जान लेते हैं। हिंदी का उद्भव कैसे हुआ है। सबसे पहले आपको जो की पॉइंट है वो भी पढ़ना है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा आपको उसको भी देखना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। 1000 ईस्वी के आसपास आधुनिक आर्य भाषाओं के अस्तित्व में आने के साथ ही हिंदी उत्तर भारत की प्रकृति बन गई। मतलब कि सबसे ज्यादा बोलचाल में कब आई हिंदी। हिंदी तब आई जब 1000 ईस्वी के आसपास आर्य भाषाओं के अस्तित्व में, मतलब जब आर्य आए भारत में, आर्यों ने एंट्री ली, तब वहां पर हिंदी का जो अस्तित्व था वो बढ़ गया और उत्तर भारत की जो प्रकृति में था, शामिल में थी, उत्तर भारत की जो प्रकृति थी उसके साथ उन्होंने मैच खाया और वहाँ की जो प्रकृति थी उसी के साथ उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर करके वहाँ की जो अपना आम जनसंख्या थी उसके साथ अपना मेल जोल बिठा करके भारत की जो प्रकृति के रूप में हिंदी को शामिल कर दिया गया। ठीक है। हिंदी जनभाषा है, किंतु व्याकरणिक रूपों पर संस्कृत का प्रभाव दृष्टिगत रूप से होता है। मतलब दृष्टिगत रूप से कैसा होता है, आम जन भाषा की जो भाषा है वो हिंदी है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कोई भी कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, हम अभी एक दूसरे से आपसे जो भी संप्रेषण करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो सब हिंदी में करते हैं। तो हिंदी जन भाषा है, आम भाषा है। किंतु व्याकरणिक रूपों पर संस्कृत का प्रभाव दृष्टिगत रूप से होता है। देखो, जो भी हम व्याकरण पढ़ते हैं पूरी की पूरी व्याकरण हिंदी में जो पढ़ते हैं वो संस्कृत में पढ़ते हैं, तथा जो हम व्याकरण पूरी की पूरी, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो हिंदी की जो व्याकरण है वो पूरी की पूरी संस्कृत का पार्ट है तथा आपको संस्कृत ही पढ़नी है। ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है कि व्याकरणिक रूपों से संस्कृत का प्राप्त दृष्टिगत रूप से होता है। मतलब दृष्टि, जैसे हम पढ़ते हैं आवे संधि विच्छेद करो, विद्यालय का संधि विच्छेद करो, विद्यालय हमने लिखा उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, विद्या प्लस आलय, इस तरीके से करके। तो संस्कृत का जो प्रभाव है वो दृष्टिगत रूप से साफ साफ झलकता है, साफ साफ दिखाई देता है। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की जब भी बात की जाती है तब हमें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियां हैं जो याद आने लगती है। देखो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिला है बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाला, और रियल क्वेश्चन मैं आपको गारंटी लेता हूँ इस वीडियो से आपको कम से कम, जो हम आपको हिंदी की सीरीज देंगे, हिंदी के जो उद्भव है, ये जो जितना भी हम हिंदी टोटल कवर करेंगे, और जब आप पेट का एग्जाम देने के लिए जब आप किसी भी एग्जाम में हिंदी के पोर्शन को करेंगे, हिंदी के पार्ट को करेंगे, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेगा फंसेगा 101% में, इस बात की गारंटी आपके साथ ले रहा हूँ। तथा आपका जो टाइम है वो मुझे पता है कितना प्रीशियस टाइम है, कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और आपको सिर्फ कंटेंट के तौर पे आपको सिर्फ वो चीज़ दूंगा जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। हिंदी के पितामह किसे कहे जाते हैं, हिंदी साहित्य के जो पितामह कहे जाते हैं वो कौन है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। कार थे, मतलब उन्होंने क्या काम करा, वो साहित्य लिखते थे, साहित्य के बारे में उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान साहित्य के बारे में दिया। ठीक है। वो कौन थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। उनकी जो भाषा थी, वो उन्होंने जो लाइन लिखी है वो क्या थी, उसको देख लेते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न होए कोसूल। ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, निज भाषा उन्नति है। आप जब अपनी उन्नति चाहते हैं तो आपको अपनी निज भाषा है जो आपकी जननी है उसको आपको अपनी बोलचाल में, अपनी बोली में धारण करना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। सब उन्नति के मूल, मतलब आप जब उसको धारण कर लोगे तो आपकी उन्नति का जो मूल है वो वहीं से स्थापित होगा, वहीं से आपका आपका जो एक तरीके से उद्भव होगा, आपका जो एक तरीके से फिर पुनर्निर्माण होगा, आपका जो जागरण होगा, एक तरीके से समझ सकते हैं, आपका जो उत्थान होगा वो यहीं से होगा, आपके मूल से। जब तक आप अपने मूल से नहीं जुड़ोगे तब तक आपका उत्थान होना सफल नहीं है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं माना जाएगा। बिन निज भाषा ज्ञान के, जब आपको अपनी ही नॉलेज का, अपनी बेसिक जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की जो मातृभाषा है, मातृभाषा से मेरा मतलब है आपकी जननी भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, अगर आपको उसी का ज्ञान नहीं है तो मिटत मिटत न होए के सूल। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को, आप अपने जो सूल हैं, आप जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको सोल्व नहीं कर पा सकते, तथा आप अपने जो आपका जो करियर होगा, अपने का जो जीवन होगा, उसमें आप आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। निज भाषा ज्ञान के, सपोज करो आप भारत में रह रहे हो और आपको हिंदी ही नहीं आती, आप किसी सुदूरवर्ती इलाकों में चले गए जहाँ पे इतना विकास नहीं है और सिर्फ हिंदी का नॉलेज है, और आप अंग्रेजी
जानते हैं और आपसे हिंदी नहीं आ पाती, तो आप क्या करेंगे, आपको वहाँ पे जा कर के बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं आप भाई ग्रामीण लेकिन आज के टाइम में जितना भी शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है वो अच्छा बढ़ा है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आपको रिलेट करना पड़ेगा कि आपको हिंदी की भाषा जो हमारी निज भाषा है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारोपीय परिवार की भाषाओं को दो भागों में बांटा गया, केटुम और शतम। केटुम और शतम के बारे में आपको बताऊंगा। केटुम वर्ग की शाखाएं केल्टिक, जर्मनिक, लैटिक, ग्रीक और तोखारी है। शतम वर्ग की इलीरियन, बाटलिक, सवाल और अर्मीनियन, आर्य या भारत ईरानी है। ये जो भारत भाषाएं बांटी गई हैं दो दो भागों में बांटी गई हैं, एक केटुम और दूसरा शतम। और शतम में जो जो वो इनका शतम में भी जो भाग बांटे गए हैं वो शाखा बांटी गई है, वो इसमें नीचे की तरफ नाम मेंशन कर दिए गए हैं, आप उनको देख कर एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौर सैनिक तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, हिंदी में जो मूल उत्पत्ति हुई, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है वो शौर सैनी से मानी जाती है तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से भी मानी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत टोटल कितनी लैंग्वेज होंगी, कितनी बोलियां होंगी, वो 18 लैंग्वेज होंगी। अब 18 लैंग्वेज वो कैसे होंगी, वो कन्नड़, मलयालम, बंगला इस तरीके से जोड़ करके आपको 18 लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको जो 18 की 18 लैंग्वेज मिलेंगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और तथा आपको ये वाली पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीपीटी, और जो इससे अलग जो इससे रिलेटेड जो भी मैं आपको वीडियो में बातें बताऊंगा उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ की पॉइंट्स होंगे उनके फोटो और आपको जो पीडीएफ होगी वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा टेलीग्राम का उससे ज्वाइन करने पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी पर उसकी एक बोली खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रभाव है, और इसे खड़ी बोली का मानक रूप कह सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो हिंदी है वो मूल रूप से जो हम हिंदी है वो अपने बोलचाल रहन सहन में कौन सी भाषा रखते हैं, वो हिंदी बोली रखते हैं, खड़ी बोली रखते हैं। खड़ी बोली का क्या प्रभाव है, खड़ी बोली कैसे होती है कि हाँ भाई तू कहाँ जा रहा है, हम जैसे आपस में तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग करते हैं वो खड़ी बोली के रूप में जाना जाता है। हाँ भाई तू नहीं मेरा काम, हाँ भाई तन्ने मेरा काम यूँ क्यों नहीं करा। इस तरीके से जो हम आपने देखा हो हरियाणवी वाली लैंग्वेज होती है ना, ठेठ लैंग्वेज होती है, उस वाली को खड़ी बोली के रूप में माना जाता है। ठीक है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है जो संस्कृत से ली गई है। देखो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कहाँ से ली गई है, वो संस्कृत भाषा से ली गई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी के व्याकरण का निर्माण संस्कृत के आधार पर हुआ है। मैंने क्या बोला था आपको, जो हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं वो पूरी पूरी संस्कृत है, संस्कृत से ही उसका निर्माण हुआ है। किंतु नवीन चेतनाओं के समावेश से भी किया गया है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो करंट के हाल फिलहाल को देखते हुए नवीन जो जागरण है, नवीन चेतना है, उसके अकॉर्डिंग भी व्याकरण का जो पार्ट है वो कुछ इंक्लूड करा गया है, हिंदी के व्याकरण में ऐड करा गया है। बेसिक तो हमारा संस्कृत ही है, संस्कृत से ही जो हम पढ़ते हैं हिंदी की जो व्याकरण है वो पूरी संस्कृत से पढ़ते हैं। लेकिन जो नवीन चेतना है, नवीन आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, आपस की बोलचाल है, उस तरीके से उन चीज़ों को भी माइंड में रखते हुए आगे का जो समावेश करके जो नई चीज़ तैयार करी गई है वो व्याकरण में जोड़ दी गई है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। जो आपकी बेसिक बातें थी वो मैंने आपको हिंदी के विकास से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में आपको क्या क्या करना है, वर्णमाला का जो संकलन है वो कहाँ से आया है, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं। हिंदी शब्दों का निर्माण करने वाला अवयव है जिसके बिना शब्दों की संकल्पना असंभव है। देखिए, हम किसी कोई भी वर्ड बोलेंगे, सपोज करो मैं आप ही में से किसी स्टूडेंट का नाम, जो भी कोई वीडियो देख रहा होगा, मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, हाँ भाई शिवम, उज्जवल, जो भी कोई नाम देखते हैं, रिया, नव्या, जो भी कुछ नाम देखते हैं वो सब का सब, आयुषी, ये सब नाम ही किस तरीके से होंगे, किसी न किसी वर्ड, ये वर्डों से मिलकर बनेंगे। और वर्डों से मिलकर बनने पे क्या होगा, ये सबसे पहले कोई वर्ड बनेगा, ए बना, ए में सबसे पहले ध्वनि आई, हमें ए की ध्वनि आई, ध्वनि से बनेगा शब्द और शब्द से बनेगा ध्वनि से बनेगा शब्द और शब्द से ही पूरा का पूरा एक तरीके से कोई भी वर्ड होगा वो बन करके तैयार होगा, पूरा का पूरा ध्वनि से शब्द बनेगा और शब्द से ही आप वाक्य तैयार करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ध्वनि शब्दों का निर्माण करने वाला अवयव है जिसके बिना शब्दों की संकल्पना असंभव है। अगर आपके पास ध्वनि ही नहीं होगी तो आप कोई भी शब्द की संरचना नहीं कर सकते, कोई भी शब्द जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है,
अगला पॉइंट देखते हैं, वर्णों को ध्वनि चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं वर्ण है। अब हम ध्वनि चिन्ह, हमने ऊपर की तरफ बात करी, यहाँ पे ध्वनि ध्वनि से ही हम शब्दों का निर्माण करेंगे। अब हम देखते हैं, हमने कोई भी ध्वनि निकाली, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, इस तरीके से जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी एक वर्णमाला तैयार करी गई थी, जिसको हम ए बोलेंगे तो ए की जो ध्वनि निकलेगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ए को इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हम आ बोलेंगे तो उसको आ को इस तरीके से देखा जाएगा। तो ये आपको एक तरीके से सिंबल के तौर पे मिल गई है, ई बनेगा, ये बड़ा ई बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, बल्कि आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता भी होगी, लेकिन रिवीजन के तौर पे करना करना ही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन संभव नहीं है। मतलब सब आपको देखना पड़ेगा, हाँ भाई वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटा आपको क्या देखना पड़ेगा, ध्वनि। ध्वनि से छोटा कुछ है ही नहीं। ठीक है, जिसका इसका तो कोई संधि विच्छेद भी संभव नहीं है, इसके कोई टुकड़े भी संभव, इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ण हमारी वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों से मूल शब्द निर्मित होते हैं। मूल शब्द कैसे होंगे, सबसे पहले वर्ण मिलेगा, वर्ण के बाद ध्वनि, और ध्वनि के बाद फिर आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, इसी तरीके से हमारा शब्द तैयार होगा, शब्द से हमारा वाक्य बनकर तैयार होगा। चलिए, हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है, किंतु प्रचलित वर्णों की संख्या 46 है। बेसिक जो हमें वर्ण मिले हैं टोटल हिंदी में वो 52 मिले हैं, लेकिन जो हमारे शुरू से पढ़ते हुए आए हैं वो हम कितने पढ़ते हुए आए हैं, वो हम पढ़ते हुए आए हैं टोटल 46 वर्ड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें टोटल जो हम 46 वर्ड पढ़ते हैं, 46 वर्ण पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं, उसमें नहीं, उनके भी देखो टुकड़े हुए हैं, वो भी 3 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, वो हम जिनके बारे में आगे बात करेंगे, आपको पूरी पूरी चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर व व्यंजक के रूप में वर्णों का विभाजन हुआ है। अब हमने जो 46 पढ़े हैं, सबसे पहले देखो इसमें दो तरीके, तीन तीन पार्ट मैंने आपको ऊपर बताए, ये दो 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह वर्ण। लेकिन जो अयोगवाह को अगर हम साइड कर देते हैं, वो किस तरीके से किस में काउंट कर लिए गए, वो व्यंजन में काउंट कर लिए गए। कैसे, उच्चारण के आधार पर स्वर्ण और व्यंजक के रूप में 2 वर्णों में विभाजन हो गया, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, शब्द का निर्माण स्वर तथा व्यंजन के मेल से होता है। कोई भी शब्द होगा, ए जो हम ए आ ई ऊ छोटा ऊ बड़ी ऊ री री वगैरह पढ़ते हैं, ये स्वर में आ जाते हैं। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट हो जाता है, कै चे टे ते पे, कै खे गे 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 चे 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 चे, ये सब चीज होता है, वे होती है व्यंजन। तथा इन शब्दों के मेल से ही कोई भी शब्द बनकर तैयार होता है, व्यंजन के मेल से ही कोई भी शब्द निर्माण होता है। कैसे, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्वर व व्यंजन के मेल से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण कैसे होता है, स्वर व व्यंजन के मेल से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं, स्वर वैसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के संपन्न होता है। स्वर है, अब आप कोई भी वर्ड बोलेंगे, जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि हाँ भाई हमारे पास कौन कौन से स्वर हैं, हमारे पास 11 स्वर हैं, ए आ ई बड़ी ऊ, इस तरीके से हमारे पास 11 स्वर होंगे टोटल। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये बिना किसी अवरोध के बोले जाएंगे, जैसे ए आ ई बड़ा ई ऊ बड़ा ऊ, इस तरीके से बोले जाएंगे। ठीक है, इनमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी रुकावट नहीं आएगी बोलते टाइम। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। सपोज करो आप ए बोल रहे हो, आप ए में किसकी सहायता लोगे, ए एक तरीके से अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई उसके बोलने में दूसरे के सहयोग मिलेगा तो ही वो वर्ड पूरा माना जाएगा। ठीक है, अब आप च देख लीजिए, आप च पढ़ोगे, च प्लस ए करना पड़ेगा जब जाकर के च बनेगा, वो दूसरे के सहयोग से बना है, व्यंजन में आ गया। लेकिन जो आपका स्वर में ए है, वो सिर्फ संपूर्ण, वो खुद से है, और वो इकला इकला वर्ड है, अकेला वर्ड है, और वो संपूर्ण है, तथा उसे दूसरे के सहयोग की जरूरत ही नहीं है बोलने में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब देखो, वो 3 भाग वो वाले हमने पीछे पढ़े थे, स्वर व्यंजन अवयववाह, लेकिन यहाँ पे भी अब इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कैसे कैसे, स्वर को 3 भागों में बांट रखा है, जो अलग से है वो व्यंजन वाला पार्ट वो अलग है। ठीक है, कैसे कैसे, ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त स्वर। अब हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। ह्रस्व सबसे पहला कौन सा भाग बना, वो ह्रस्व बना। दूसरा भाग कौन सा बना, वो दीर्घ बना। और तीसरा भाग कौन सा बना, संयुक्त स्वर बना। अब इसमें भी देख लेते हैं, हाँ भाई ये हरस स्वर में कौन कौन से आएंगे। हरस स्वर में इस जो हरस स्वर है, ये एक मात्रिक स्वर है, मतलब ये 2 वर्डों के मेल से नहीं बनेगा, सिर्फ सिंगल वर्ड से बनेगा। जैसे कि ए, ए हो गया, ए किसी के भी सहयोग से नहीं बन रहा है, तथा ये क्या है, हरस स्वर है। ठीक है, दूसरा वर्ड देखते हैं, ई, ये सिर्फ ये वाला ई माना जाएगा। ठीक है, ये सिंगल वर्ड है, तथा ये भी दूसरे के सहयोग से नहीं बोला जाएगा।
ऊ है, ऊ लिख दिया हमने, ऊ बन गया, ये भी सिंगल वर्ड है। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारे हो गए ह्रस्व स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर वे हैं जो दो के मेल से बनेंगे। सब अब देखो, ए प्लस ए हुआ, क्या बन गया? आपका बन गया आ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे देखो, आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ भी है। आप ई प्लस प्लस ई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बड़ी ई मिलेगा। ठीक है, तो ये दो वर्डों के मेल से बने हैं, दो शब्दों के मेल से बनने हैं, दो स्वरों के मेल से बनने हैं, तथा वो क्या बनेंगे? वो दीर्घ स्वर बनेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, वे स्वर को वैसे स्वर को पुलत स्वर कहते हैं। पुलत स्वर कहते होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कै खे गे गे अंग, च छ ज झ अञ, ट ठ ड ढ अण। ये हो गया ना, जो हम लास्ट में वर्ड बोलते हैं ना, इनमें देखो टाइम लग रहा है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे हमने बोल दिया ए आ, ए जल्दी बोलेगा, आ थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो हम लास्ट में बोलेंगे कै खे गे गे अंग, अंग में सबसे ज्यादा टाइम लगा ना, वो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम ले रहा है। दीर्घ स्वर बोलने में हम दो वर्डों के मेल से बोल रहे हैं, लेकिन जो हम फिर भी बिना ये, जो हमारा अंग है, ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, कैसे? कै खे गे गे अंग। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या बताते हैं? चे छे जे जे अय्य, अय्य को बोलते हैं, उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, पुलिस स्वर उसी को कहते हैं जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय ले रहा हो बोलने में। क्लियर? हिंदी में स्वरों को उच्चारण अनुनासिक और निरुनासिक के रूप में भी होता है। इस चीज को भी देखते कहते हैं। अनुस्वार कैसा है? अनुस्वार होता है फुल स्टॉप। और जो आपका विसर्ग होता है, ये जो हम जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में हमने देखा होगा सैतौते, त्वम तुआम युवम अहम आवाम वयम, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ये संस्कृत का पार्ट है, व्याकरण का पार्ट है। तो उस चीज में क्या होता है, आपको विसर्ग मिलते हैं, विसर्ग लगाते हैं हम लास्ट में। मैं आपको वर्ड आगे लिख करके बता दूंगा। जैसे व्यंजन वर्ण है, जैसे अनुस्वार हो गया और विसर्ग हो गया, ये व्यंजन वर्ण है। अनुस्वार डॉट और विसर्ग, ये देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, ये अनुस्वार का चिन्ह है। और जो विसर्ग है, ये डबल डॉट एक दूसरे के ऊपर, ये पूर्णतः व्यंजन भी नहीं होते। ठीक है, अतः इन्हें अयोगवाह कहा गया है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, हाँ भाई स्वर कौन से हैं, हमने सबसे पहले देखा ए आ ई यू, ये स्वर में आ गई। उसके बाद हमने देखा व्यंजन कौन से हैं, के खे गे घे चे छे जे झे। और हम तीसरा पार्ट देखा था अयोगवाह कौन से वर्ड है। तो अयोगवाह सिर्फ ये दो वर्ड होंगे, एक तो हमारा डॉट वाला, ये जो हम बिंदी लगा देते हैं, और एक हमारा विसर्ग होता है, विसर्ग के रूप में ये वाले दो। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रहनी चाहिए। अयोगवाह का अर्थ होता है मेल न होने पर भी साथ रहने वाला। मतलब अयोगवाह जो किसी ना किसी से मेल नहीं है, लेकिन फिर भी साथ में है। डॉट विसर्ग लगा दिया, जैसे कोई भी वर्ड विद्यालय है, विद्यालय के पीछे आपने अगर दो ये विसर्ग लगा दिया, तो विद्यालय, ये लास्ट में ह की आवाज देगा, क्योंकि ये इनका किसी से मेल नहीं है, लेकिन साथ में लगने के बाद भी अयोगवाह का काम कर रहा है, उनका साथ निभा रहा है, तो इस वजह से इनको अयोगवाह का नाम दिया गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, वैसे आपको पीपीटी में दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन आप फिर भी अपने पास कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेगा तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार ऐसा ना हो, आपको बार बार वीडियो देखनी पड़े। आप अपने नोट्स उठाओ और अपना एक बार क्विक रिवीजन कर लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम व्यंजन देख लेते हैं। वो स्वर था, ये व्यंजन था, वो वर्ण। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। मैंने आपको बताया था ना, ए आ ई ये सब चीज अपने स्वर में है। और व्यंजन जो है दो वर्णों के मेल से बनकर जो बनेगा, मतलब स्वरों के मेल से जो मिलकर बनेगा, वो क्या बनेगा? वो व्यंजन बनेगा। कैसे? प्रत्येक व्यंजन के साथ अ की ध्वनि संलिप्त होगी। जैसे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कै बनेंगे, कै के साथ प्लस ए बनेगा तो क्या बनेगा? हमारा कै मिलेगा। ठीक है, हम ख के साथ क्या पढ़ेंगे, ख के साथ हलंत पढ़ेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें? ख मिलेगा। इस तरीके से कोई भी हम व्यंजन पढ़ेंगे, उसके साथ में हमें ए की संलिप्ति मिलेगी, ए का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तथा वो क्या चीज प्रूफ कर रही है कि हाँ भाई दो वर्णों के मेल से व्यंजन का निर्माण हो रहा है। स्वर में जो ए है उसके मेल से व्यंजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, व्यंजन वर्ण की ध्वनि मुख में कहीं ना कहीं बाधित होती है। देखो, कै, आपने बोला कै, कै के साथ कै प्लस ए, क्या बोला? कै, खे, खे प्लस ए, ख, ग प्लस ए, ग, घ प्लस ए, घ। इस तरीके से, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको टाइम लग रहा है उसको बोलने में। थोड़ा सा हमारा जो नॉर्मल वर्डों से ज्यादा टाइम उसको बोलने में ज्यादा लग रहा है। ठीक है,
व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने वहाँ पे पीछे की तरफ स्वर पढ़े थे, इसी तरीके से व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कैसे-कैसे? स्पर्शी, ऊष्म और ये देखो, सबसे पहले इसको आगे की बात को छोड़ दो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्मीय। ये 3 प्रकार के आपको व्यंजन मिल गए। स्पर्श हो गया, अंतस्थ हो गया और ऊष्मीय हो गया। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कंठ, ये कंठ होता है ना, जो हमारा कंठ, गला, इससे निकल करके तालु, मूर्धन्य और दंत तथा ओष्ठ के प्रकार के कंपन से उच्चारित होते हैं। ठीक है, हमारा जो स्पर्श व्यंजन होगा वो कहाँ कहाँ से बोलेगा? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ के प्रकंपन से उच्चारित होते हैं। मतलब इनके सहयोग में जब तक हमारी जीभ इनसे टच नहीं होगी तब तक इन वर्णों का निर्माण नहीं होगा, और तथा ये हमारे पूर्ण रूप से स्पर्श व्यंजन नहीं कहलाए जाएंगे। हमारा वर्ड ही क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ से इनका कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपस में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन देख लेते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दंत तथा ओष्ठ के आंशिक स्पर्श से होता है। ये आपको मैं पूरा का पूरा चार्ट दिखाऊंगा और तथा बोल करके एक तरीके से आपको खुद भी फील होगा जब हम आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के आंशिक स्पर्श से उच्चारित होता है। ठीक है, अर्थात इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं? जिनके उच्चारण से एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है। मतलब कि जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से ही एक तरीके से हमें गर्माहट का एहसास होता है। आप अपने मुंह के आगे हाथ अड़ाओ और जब ये ऊष्म व्यंजन होंगे आप इनको बोलो, घ बोलो, घ, घ, श, ये ऊष्म व्यंजन होंगे। तथा जब इन्हें आप अपने मुंह के आगे हाथ अड़ाओगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, खुद फील हो जाएगा कि ऊष्म व्यंजन से एक तरीके से घर्षण निकल रहा है। ठीक है, ये बात, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपसे बोला था ना व्यंजन वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे। जो हमारा कै वाला पार्ट है, कै वाले पार्ट को जो हम बोलते हैं वो कंठ से बोलते हैं। जैसे कै, खे, गे, घे, अंग। ये क्या, कौन सा पार्ट होगा? ये गले से बोले जाने वाला पार्ट है, गले से बोले जाने वाला पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। चय वर्ग देखते हैं, चय वर्ग का कैसे हम रिलेट करेंगे। चय वर्ग हमारा बोला जाता है तालु से बोला जाएगा। जैसे तुम गर्म, कभी कभी देखते हैं हम गर्म गर्म चाय पी लेते हैं, गर्म दूध पी लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो हमारा जो ऊपर का तालव्य होता है, तालवा बोलते हैं जिसको देसी लैंग्वेज में, ठेठ लैंग्वेज में तालवा बोलते हैं ना। और हम मम्मी से बोलते, मम्मी तालवा जल गया, मम्मी तालवा जल गया। तो चाय पीते पीते गरम गरम पकौड़ी खा ली, गरम गरम पकौड़ी होती है ना, जैसे मुंह में टुकड़ा, गरम गरम टुकड़ा भी चला जाता है सब्जी का, तो ऊपर की तरफ फोका सा पड़ जाता है, उसको तालवा जलना बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं से बोले जाते हैं। जब आप चय वर्ग की जो चय वर्ग वाला पार्ट है, जब उसको आप अपने मुंह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे इसका, तो आपकी जो जीभ होगी ना वो तालव्य पे टच होगी, आपके तालवे से टच होगी। कैसे? च, आप बोल करके देखो, च वाला वर्ग बोलो, च, छ, ज, झ, अञ। ये जब आप वर्ड बोलोगे ना, च, छ, ज, झ, देखो आपकी जबान है, जो आपकी जीभ है वो ऑटोमेटिक ही आपके तालवे पे टच होगी, आपके तालव्य पे टच होगी। और वैसे इसको जो शुद्ध शुद्ध वर्ड है वो तालव्य है, तालु बोलते हैं। तालु अपना तो इसमें लिखा हुआ है तो मैं आपको तालु बता रहा हूँ, लेकिन जो इसका शुद्ध ओरिजिन है, वो शुद्ध वर्ड है, वो तालव्य है। ठीक है, वैसे ठेठ लैंग्वेज में हम बोलते हैं ताड़ बजलिया। ठीक है, आपका ये वाला वर्ग हो गया, ये आपका बोला जाएगा तालु से। ये लिख देता हूँ मैं तालु से। चलिए अगला देखते हैं, टे वर्ग वाला देखते हैं। टे वर्ग वाला कैसे कैसे होगा? टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा हिस्सा होता है हमारा? ये वाला देखो, टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, जो हमारा ये होता है ना, मुंह बीच के दांत के और उसके तालव्य के बीच का हिस्सा, टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, जिसमें हमारी जीभ अपने आप ही कहीं पे टच नहीं होती। देखो टे ठे डे ढे, इसमें जीभ हमारी कहीं पे टच नहीं हो रही, और हमारे वर्डों का प्रोनाउंसिएशन है जो वो भी क्लियर हो रहा है। तो वो बोला जाएगा हमारा मूर्धन्य से। मूर्धन्य वाला हिस्सा कौन सा होता है? जीभ ऊपर के तालु और दांत के बीच का हिस्सा, टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला वर्ग देखते हैं, कौन सा वर्ग है? तय वर्ग। तय वर्ग में कहाँ से होगा? हमारा दंत से उच्चारित होगा। जब हम तय वर्ग का जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, वो हमारी जो जीभ है ना, वो दांतों से टच होगी। कैसे? तय, थे, दे, धे, तय, थे, दे, धे। आप खुद से भी बोलोगे ना, जब आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा, आपको खुद से फील होगा कि हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। जो हम, ये देखो हिंदी ना वास्तविकता से रिलेटेड है बिल्कुल। आपकी रियल लाइफ से आप जितना भी इसको कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, आपको उतने अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आपका जो बेसिक है वो खुद से, आपकी बेसिक चीजें हैं ना जो बिल्कुल वो आपसे खुद से जुड़ी हुई हैं, आपको उनसे बस एक बार एहसास करना है, रियलाइज करना है। ठीक है, तय वर्ग जो हमारा कैसे बोला जाएगा? तय थे दे धे, तय थे दे धेण, तय थे दे धेण। कैसे बोल रहे हो? जब आप तय का उच्चारण कर रहे हो तो आपका जो जीभ है वो दांत से टच हो रही है, तय। फिर आप बोल रहे हो अगला वर्ड धे,
ते थे दे बोल रहे हो, उसमें भी आपकी जीभ वो दांत से टच हो रही है। ते थे दे दे बोल रहे हो आप, उसकी उसमें भी आपकी जीभ दांत से टच हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कहाँ से बोला जाएगा, ये दंत से बोला जाएगा। ये दंत वाला पार्ट हो गया। अब हम जो देखते हैं वो पै वर्ग है। पै वर्ग हमारा कैसे बोला जाएगा, वो ओष्ठ से बोला जाएगा। मतलब हमारे जो ओठ है ना, हमारे आगे का हिस्सा मुंह के जो होठ होते हैं वो आपस में प्रकंपन करेंगे, आपस में टच होंगे, उन्हीं के मेल से हमारा जो पै वर्ग है वो बोला जाएगा। पै फे बे भे मैं, पै फे बे भे मैं, पै फे बे भे मैं। इस तरीके से आपका जो पै वर्ग है वो कहाँ से बोला जाएगा, पै। आप देखो खुद से बोलो एक बार, पै फे बे मैं। इस तरीके से बोलोगे ना तो आपकी जो दोनों के दोनों होठ है वो आपस में प्रकंपन करेंगे, आपस में जो मेल करेंगे, उसी के उन मेलों से ही आपका जो पै वर्ग होगा वो उच्चारित होगा, वही प्रोनाउंसिएशन में आएगा। वो कहाँ से बोला जाएगा, आपका पै वर्ग से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस देखो मैं आपको यहाँ पे ना देखो, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं जब उनका एग्जाम होता है ना। एग्जाम में उनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाँ भाई कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मतलब कहाँ से उच्चारित होता है। बच्चे उसमें को ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कंठ मिल जाएगा, तालु मिल जाएगा, दंत मिल जाएगा, ओष्ठ मिल जाएगा। बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सही कर ही नहीं पाते। उसके लिए ना एक आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप उस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। देखो आपका मैंने आपको क्या बताया था, हमारे कितने वर्ग है, हमारे 5 वर्ग हो गए ना, एक कै, चे, फिर हमारा टे, फिर हमारा हो गया तय, और फिर हमारा हो गया पे। ठीक है, हमारे 5 वर्ग हो गए ना। अब इनको कैसे बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ। देखो आपको ना इसको एक बार देख लोगे ना, आपके खुद से याद हो जाएगी, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं होगी। आपने एक बाइक का नाम सुना होगा, KTM 2। केटीएम आती है, KTM। उस वाली बाइक को ना आपको यहाँ पे लाना है, अपनी रियल लाइफ में भी लिया ना, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे लाना है, रिलेट करना है। ठीक है, के को यहाँ पे लिखना है कै के सामने, टी को लिखना है आपको चे के सामने, और एम को लिखना है आपको यहाँ से, और एक डी, डी ओ को ना आपको दो होता है ना, दो, उसको आपको DO बनाना है, जैसे व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिखते हैं दो, वो वाला DO लिखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से कैसे, आपको इसको यहाँ से जोड़ना कैसे, आपको पता कैसे चलेगा। देखो हमारा कै वर्ग है, सबसे पहले हमारा कौन सा वर्ड आता है, कौन सा वर्ण आता है, कौन सा वर्ग आता है, कै वर्ग आता है। कै वर्ग को हम कैसे बोले, कंठ से बोलेंगे। के से क्या बनेगा, कंठ। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कंठ, यहाँ से क्या बना, कंठ। कै वर्ग हमारा कहाँ से बोलेगा, कंठ से बोलेगा। कौन कौन सा, कै खे गे घे घे, ये वाला हमारा कहाँ से बोला, कंठ से। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ग है चे, चे कहाँ से बोलेगा हमारा, तालु से, तालव्य से बोलेगा। तालु लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तालु। खुद से एक बार प्रोनाउंसिएशन करो, चे छे जय जय जय। ये हमारा कहाँ से बोला, तालु से। अगला वर्ड देखो, टे, टे वर्ग हमारा कहाँ से बोला, मूर्धन्य, जो हमारे दांतों और क्या बोलते हैं तालव्य के बीच का हिस्सा है, कहाँ से बोलेगा। अब हमारा टे वर्ग देखते हैं, टे वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाएगा, बोलो बोलो, याद करो एक बार सोचो। कचटता में से मूर्धन्य, दांतों और होठ तालवे के बीच का हिस्सा, कौन सा, मूर्धन्य। मूर्धन्य से बोला जाएगा टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे। आपको ऐसे बोलना है, जब आप बोलते रहोगे ना आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वहाँ पे फिर कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। ठीक है, कहाँ से बोला जाएगा, टे वर्ग मूर्धन्य। मूर्धन्य से बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही से लिखा भी नहीं जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है मूर्धन्य। ठीक है, कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धन्य से। अगला वर्ग देखो, तय है, तय कहाँ से बोला जाएगा, तय वाला हिस्सा याद करो, KTM 2। डी से क्या बनेगा, हमारे मुंह में क्या बन रहा है, डी से, दे से दांत, दांत दंत वाला हिस्सा है, ये कैसे बोला जाएगा, तय थे दे दे दे, तय थे दे धने, तय थे दे दे, तय थे दे दे हमारा कहाँ से बोला जाएगा, दंत के सहयोग से बोला जाएगा। दंत का यूज, और हमारी जो जीभ है वो दांतों पर टच हो रही है। ठीक है, दंत। अगला पॉइंट देख लो, अगला जो हमारा वर्ग है पै वर्ग, पै वर्ग कहाँ से बोला जाएगा, पै वर्ग बोला जाएगा हमारा होठों से। हमारी जो आपस में होठ होंगे उनके प्रकम्पन, उनके जो आपस में जो मेल बनेगा वहां से पै वर्ग की उच्चारण होगा, वहां से पै वर्ग का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। ठीक है, वो कौन सा बोला जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ लेना है, ओष्ठ से बोला जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको ये इसकी जो ट्रिक है रिवाइज कर लेनी है। क्या है, कैसे है, कचट तप, कचट तप KTM 2, कचट तप KTM 2। के से क्या बनेगा, कंठ। चे से टी, तालु। टे से मैं, मूर्धन्य। ती हो गया आपका, तय हो गया, तय कहाँ से बोला जाएगा, दंत। और पै कहाँ से बोला जाएगा, अ, ओष्ठ वाले पार्ट से, मुंह, वो जो आगे का हिस्सा है ना ओ वाला, इससे। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन की बातें कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आ रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन में जो आ रहे हैं हमारे आ रहे हैं ये रे ले वे। ठीक है, ये रे ले और वे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन मैंने आपसे बोला था ना, ऊष्म वाला जब आप पार्ट पढ़ोगे, ऊष्म वाले में आपको फील होगा बोलने में। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। शय वाला पार्ट है ना, शय वाले पार्ट को देखते हैं सबसे पहले।
आप अपने जो आप वीडियो को देख रहे हो ना, तो एंड टू एंड सबसे पहले आप इसकी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करो। शे बोलो शे। अपने जो शे बोलने से पहले अपने फेस के आगे ना अपना हाथ कर लो, हथेली कर लो और तब बोलो कैसे शे। आपके हाथ पे ना एक हलम गर्म सी हीट निकलेगी, एक तरीके से गर्म सी ऊष्मा से निकलेगी, गर्माहट से आपको फील होगी शे बोलने पर। फिर पेटपटा शे, उसको बोलने पे आपको एक तरीके से गर्माहट फील होगी। से से वाला बोलने में भी आपको गर्माहट फील होगी। और है वाला तो आप बोलोगे क्लियरली, आपको यहाँ से गर्माहट का एहसास होगा, हीट ऊष्मा से मिलेगी, ठीक है। तो ये ऊष्म व्यंजन इसलिए है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। और ये मैंने चार्ट भी लगा दिया था, यहाँ से देखना है आपको कौन सा कहाँ से है। ये अनुनासिक वाला पार्ट था, नासिक के से अंग 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 जो हम बोलते हैं ना, प्रत्येक वर्ग के वर्ग में जो हमें लास्ट में वो मिलता है, नासिक के वाला पार्ट मिलता है कै खे गे अंग। ठीक है, कै खे गे अंग, च छ ज अय, ट ठ ड ढ न, प फ फ न। ठीक है, वो वाला पार्ट ये नासिक से बोला जाएगा, अनुनासिक। ये दंत ये दंतमूल है, दंतमूल रे और ले, ये दो से बोला जाएगा, ठीक है। दंतमूल रे रे, और ये ले आपका ये वतर से होगा। वतर से मतलब दांतों, और जब आप बोलोगे ना तो आपकी जीभ ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी, लैप में आ जाएगी, ठीक है। रे ल, आपकी जीभ लपेटा खा लेगी, ठीक है। दंत वाला वर्ग मैंने आपको बता दिया पीछे। दंत प्लस ओष्ठ से कौन सा बोला जाएगा, वे आपका दांत भी टच होगा, और जो होठ भी है उसकी भी सहयोग से उसकी भी शेप होगी, वो भी बदल जाएगी, ठीक है। ओस्ट वाला आपको क्लियर होगा पीछे की तरफ। ओट प्लस कंठ से कौन से बोले जाएंगे, ओ औ आ। ये पूरा चार्ट है, ठीक है। इस चीज को आपको उस जो मैंने आपको चार्ट बनाया ट्रिक वाला, और इस वाले पार्ट को आपको दोनों को अपने पास नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, और जब भी आपका टाइम लगे देख लेना। मूर्धन्य मूर्धन्य वाला टै वर्ग तो था ही, दूसरा रीरी और श, ये मूर्धन्य से भूले जाते हैं, ठीक है। इनका सहयोग यहाँ से भी होगा। तालु वाला वर्ग हमने पढ़ा ई वाला जो पार्ट था ना, ई बड़ी ई, वो भी आपका तालु वाला पार्ट में अकाउंट होगा। कंठ वाला ए और बड़े ए और बड़ा ए, वो आपका तालु वाला कंठ वाला हिस्सा। ए आ ई, ए आ अंग, ए आ अंग और है कै वर्ग, ये सब कंठ वाला पार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को एक बार माइंड में बिठा लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ठीक है। अल्प प्राण तथा महाप्राण, उच्चारण में वायु निष्कासन की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण कैसे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में मुख विवर से निष्कासित होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कै, गे, चे, जे इत्यादि। वस्तुतः प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। अब इस चीज को देखो, समझते हैं कैसे। जब हमने पीछे पढ़ा था कै, गे, चे, जे, इन्होंने बताया कि हाँ भाई, हम जो किसी भी वर्ण का उच्चारण के उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में मुख से विवर निष्कासित होती है, मतलब हल्के बहुत थोड़े लेवल पे हमारी जो मुख से वायु है वो बाहर आ रही है। कै, गे, जे, जे, जब आप कै वर्ग पढ़ोगे तो कै वर्ग में ना आपको पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड, ये सब आपके क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। कौन से होंगे, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा, अल्प प्राण। कौन कौन सा, कै में कै, गे, ठीक है। फिर अगला चे 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 वाला पार्ट, चलो चे और आपका जय, ठीक है, ये अल्प प्राण में आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं महाप्राण क्या है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख विवर से अधिक मात्रा में निष्कासित होती है। वहां पे क्या था, वहां पे कम हो रही थी ना, हल्की हो रही थी, यहाँ पे ज्यादा होगी, अधिक मात्रा में निष्कासित होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा महाप्राण व्यंजन होता है। कैसा, हमने कौन कौन सा पढ़ा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आ गए, और जो बचे हुए हैं दूसरा और चौथा वो काय में आ गया, वो आपका महाप्राण में आ गया। कैसे, कै का हमने पढ़ा, कै हमारा काय में आ गया, वो अल्प प्राण में आ गया। हमारा क्या बचा, खे, खे आ गया काय में, वो महाप्राण में आ गया, क्योंकि उससे ज्यादा हवा निष्कासित बाहर हो रही है, जितनी भी हवा है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर विवर हो रही है, ठीक है, महसूस हो रही है। घय हो गया, घय से आप देखो क्या, हमारा पहला और तीसरा अल्प प्राण, खे और घे हमारा महाप्राण, इनमें ज्यादा वायु निष्कासित हो रही है। अगला वाला जो वर्ग है, चय वर्ग है, चय वर्ग में देखो चय, चय में हल्की वायु बाहर है, और चय जय, चय छ, चय छ में ज्यादा वायु बाहर है, तो दूसरा और चौथा महाप्राण में आ गया। डन, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं।
अब घोष और सघोष व्यंजन की बात कर लेते हैं। घोष और सघोष में क्या होगा? घोष और सघोष व्यंजन नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्णों को घोष तथा अघोष वर्णों में बांटा जाता है। घोष वैसे वर्ण हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में झंकृति होती है। मतलब जब आप बोलेंगे घोष वर्णों को तो आपके ना ऑटोमेटिक ही जिस भी पार्ट से आप बोलोगे वहां पे ना आपको हल्की सी झंकार सी महसूस होगी, कंपन सी महसूस होगी। तथा अघोष वर्ण में ऐसी झंकृति नहीं बनती। अघोष वर्ण देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। अघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें झंकृति नहीं बनती। बोलो आप एक बार। कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, शे, शे, से। जब आप इनको उच्चारण कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो ना, तो देखो आपको कोई भी कंपन महसूस नहीं हो रही होगी, क्लियरली बोले जा रहे होंगे। कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते। इन चीज़ों को ना जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको खुद से एक बार करना पड़ेगा, अपने आप से फील करना पड़ेगा, तो अब आपको जाकर के माइंड में सेट हो जाएंगे। आप एक या दो बार वीडियो देखोगे ना, आपको फिर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा वर्ग हो गया? आपका हो गया अघोष वर्ण। अब घोष वाला देखते हैं। घोष वाले में क्या बताया? तो उसमें स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में झंकृति, हल्की सी कंपन महसूस होगी। कैसे? गे, गे, गे। जब आप देखो कोई भी सिंगर गाना गाता है तो सबसे पहले राग लेता है, गे गे वे वो लंबा सा लाप खींचते हैं ना, वो झंकृति निकालता है, कंपन लेता है। ठीक है, मुर्की बोल देते हैं जिसको, मुर्की भी लेता है गाते टाइम कोई भी सिंगर होगा ना। और जब आप शास्त्रीय संगीत वगैरह पढ़ोगे ना, शास्त्रीय संगीत करोगे तो उस चीज में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इन चीजों को फील करने के लिए आपको खुद से पता चल जाएगा कैसे क्या चीज हो रही है। घोष वर्ण में कैसे? य, घ, अंग, ज, झ, अञ, ड, ढ, अण, ब, भ। ये जितने भी वर्ण है ना, ये सब के सब झंकृति ले रहे हैं, कंपन ले रहे हैं। तो ये कौन से होंगे? घोष। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जिनमें से आपको कंपन महसूस हो वो कौन से होंगे? घोष। जिनमें कंपन महसूस नहीं होती वो अघोष। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 5 अतिरिक्त वर्ण है। कौन कौन से? अक्षराक्षरीय छ, त्र, ज्ञ, अंग और द। ठीक है, इनमें छ, त्र, ज्ञ संयुक्त वर्ण है। कैसे कैसे? मतलब कैसे कैसे वर्ड बने हैं? मतलब दो वर्णों के मेल से बने हैं। तीन वर्ण जैसे जो भी मैंने बताया ना अभी आपको, छ, त्र और ज्ञ, ये तीन वर्णों के मेल से बने हुए हैं। मतलब संयुक्त वर्ण है, दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं। मतलब दूसरे की सहायता से इनका निर्माण हुआ है। कैसे कैसे? देखते हैं। निर्माण कैसे हुआ? कै प्लस श, क्या बना? हमें क्या वर्ण नया मिला? अक्षशतरीय छ। तय, त्रय हमारा जो तय त्रिशूल वाला होता है ना, त्रय, वो कैसे बना? तय में तय हलंत वाला प्लस रे, क्या मिला हमें? त्रय। यहाँ से इसका निर्माण हुआ। हमारा जो अज्ञ ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी वाला, वो कहाँ से मिला हमें? वो मिला हमें जय प्लस अन्य। चय वर्ग का जो लास्ट वर्ण होता है ना, अन्य, उसके मेल से क्या बना हमें? ज्ञानी, अज्ञ ज्ञानी। तीन वर्ण हैं जो, ये संयुक्त वर्ण है, ये दो दो के मेल से बने हुए हैं। ठीक है, दो वर्ण अलग अलग हैं और उन्हीं के मेल से हमें तीन वर्ण मिले हैं। ठीक ठीक है। अंग्य का उच्चारण देखते हैं। अंग्य र और ढ उच्चारण र ह की तरह होता है। ये वर्ण शब्द के मध्य अथवा अंत्य में ही आते हैं, प्रारंभ में कभी नहीं आते। कैसे कैसे? देखते हैं। सड़क वाला पार्ट है ना, इसको इरेज कर लेते हैं एक सेकेंड। अभी कावड़ यात्रा चल रही थी ना, तो कावड़ वाला वर्ड ले लेते हैं। कावड़ है, कावड़ में देखो वर्ड देखो, अभी इसमें इसमें क्या बताएं? ये वर्ण शब्द के मध्य और अंत में ही आते हैं, प्रारंभ में कभी नहीं आएंगे। कावड़ वाला पार्ट है। डे कहाँ पे आया? लास्ट में। चढ़ना, चढ़ने वाला पार्ट देखते हैं। ढे आया ना, बीच में वर्ड दिया हुआ है ढे। चढ़ना, ये ढे कहाँ से आया? बीच में आ रहा है। वर्ड की शुरुआत ही उसमें नहीं आ रहा, वो किसी भी शब्द की शुरू में नहीं आ रहा। पढ़ना, पढ़ने वाला पार्ट देखते हैं। पढ़ने में ढे कहाँ पे आ रहा है? बीच में आ रहा है, लास्ट में आ जाएगा कोई भी वर्ड होगा। चखना, चखना वाला अलग पार्ट है, चलो चखना नहीं दिखना। चढ़ना, कावड़, पढ़ना, सड़क, सड़क वाला पार्ट देखते हैं ना। सड़क लिखेंगे जब हम, सड़क, सड़क में डे कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, इससे आपका ये जो डे वाला पार्ट है ना, इनसे क्या चीज पता चल रही है? ये जो पूर्वी वाला इलाका होता है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं आपकी, उनकी थोड़ी सी ना हिंदी जो है वो अलग होती है। अंग, हमारा को लुढ़क हो गया, जैसे लुढ़क, यह सड़क पर जा रहा था और लुढ़क गया। वो अपनी लैंग्वेज में रे का यूज करते हैं। ठीक है, वही वाला रे है। कैसे कैसे? हमारा बालक पेड़ पर चढ़ रहा था, वो वहां से फिसल गया। चढ़ रहा था मतलब रे है ना। तो वहाँ की जो पूर्वी लैंग्वेज है ना, वहाँ पे आज भी इन वर्डों का निर्माण, आपको जो यूज होता है वो क्लियरली फील होगा, महसूस होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे देखते हैं, चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, उन्हें देख लेते हैं। हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिमी में
प्रभु प्रवहमान सिंध नदी से संबंधित है। हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी वर्ड आया कहाँ से? वैसे तो ये हिंदी वर्ड है, हम हिंदी हिंदी जानते हैं, लेकिन ये फारसी वर्ड है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी के से संबंधित है। वहां से जो इसका जो उत्थान माना जाता है, इसका जो प्राकृत माना जाता है, वो कहाँ से माना जाता है? वो प्रवहमान सिंधु नदी से माना जाता है। ठीक है, भारत में रहने आने वाले, जो भारत में आर्य आए थे ना, आर्य वाला पार्ट जो हमने आगे देखा था पहले स्लाइड में, उस चीज को आप अलग कर लो, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, इस चीज को आपको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु देश था। जहाँ पे इस चीज को फील करा ना हिंदी को, वहां पे क्या था? वो बेसिकली क्या था? वो सिंधु, जो हमारी थी नहीं, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, रोपा हड़प्पा सभ्यता, वो वाला सिंधु सभ्यता वाला पार्ट सिंधु देश था। ईरान फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे। ईरानियों के साथ जो भारतीय थे उनके प्राचीन संबंध थे। और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, अंग्रेज जब हमारी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा अटकते हैं। ठीक है, तो वो वाला सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू बोलते थे। वहां से हिंदू क्या बना? वहां से नया वर्ड क्या मिला? हिंदू। सिंधु, सिंधु हिंदू सै का है और ध का दै में परिवर्तन हो गया। सिंधु से क्या बना? सिंधु वाला जो वर्ड था सै वाला, वो है में बदल गया, और ध वाला काय में बदल गया? दै में। कहाँ से बना? सिंधु का निर्माण कैसे हो गया? सिंधु से हिंदू का निर्माण कैसे हुआ? समझ आया? परिवर्तन। पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन। अब जब देखो इनका जो वर्ड है, दोनों वर्डों की अलग अलग ध्वनि है। सै की जो अलग ध्वनि निकल रही है और है की अलग निकल रही है। है वाला ऊष्म में पार्ट हो गया, सै वाला आपका मिश्रण क्षेत्र युक्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो परिवर्तन था ध्वनि में वो भी हो गया। सिंधु से कैसे बना? हिंदू बन गया। हिंदू के बाद क्या बना? हिंद बना। और हिंद से फिर फारसी भाषा में संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी का निर्माण हुआ। फारसी भाषा का जो प्रत्यय था, कारक प्रत्यय था ई, जो हम पढ़ते हैं ना अपनी वर्णमाला में, ई, बड़ा ई, वो वाला पार्ट, ई वाला हिस्सा, वो आपकी जो फारसी भाषा का पार्ट है, वो संबंध कारक प्रत्यय जो वाला हिंदू वाला पार्ट था ना, हिंदू से हिंद बना। और हिंदी के वही जो हिंद बना, हिंदी में ई प्रत्यय लगने से क्या बना? हिंदी बन गया। कहाँ से? हिंदी वर्ड की उत्पत्ति समझिए, अब समझ आया? वैसे बेसिक शब्द जो है वो फारसी वाला माना जाएगा। हिंदी फारसी का शब्द है। ठीक है, हिंदी का अर्थ देख लेते हैं। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होने लगा। बातें क्लियर हुई? देखो ये बहुत बेसिक सी चीजें, डेप्थ में जाओगे ना तो आपको इसी चीज को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू सा दे दिया, ताकि आपका कोई डाउट हो ना वो क्लियर हो जाए, और आपको पेपर में बैठकर, क्वेश्चन पेपर में बैठकर किसी भी तरीके का डाउट संशय मन में ना रहे, और आप अपना नंबर से ज्यादा स्कोर कर पाए। यही चीजें होती हैं जो आपको और बच्चों से अलग बनाती हैं। क्योंकि देखो बहुत से बच्चे हैं, अब वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, हाँ भाई हिंदी किस भाषा का शब्द है, उसमें आपको ऑप्शन हिंदी का भी मिलेगा, बच्चे हिंदी पर टिक लगाएंगे एकदम। लेकिन जब आपने यहाँ से देख लिया, आप रिवाइज करोगे 2 बार 3 बार, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आप वहाँ पे स्कोर अच्छा करोगे अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त बातें। ठीक है, यहाँ से 3 बातें सामने निकलती हैं। हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे हुआ? सबसे पहले सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद हुआ, फिर हिंद में ई प्रत्यय लगा और क्या बना? फिर हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी मूलतः शब्द फारसी का है। मैंने आपसे बोला था ना फारसी शब्द का है, न कि हिंदी भाषा का। ऐसे ही जैसे बच्चा हमारे घर में जन्मा हो, ये उदाहरण है, इसको आपको समझना पड़ेगा। बच्चा हमारे घर में जन्मा और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे। समझ आ रही है बात? सिंधु प्रांत था, सिंधु प्रांत में क्या था? जो बोलने वाले थे, ईरानियों ने क्या करा? सिंधु को हिंदू पढ़ा, हिंदू से हिंद बना, और हिंद में क्या लगा? ई का प्रत्यय लगा, कारक प्रत्यय। ई का प्रत्यय लगने के बाद क्या बना? हिंदी का नया नाम मिला। सब अब ये जो एग्जाम्पल दिखाया गया है, बच्चा हमारे घर में जन्मा लेकिन उसका नामकरण हमारा पड़ोसी कर रहा है, वही वाली चीज है। हिंदी हमारी लैंग्वेज है। सिंधु सिंधु से हिंदू बने, हिंदू से हिंद हुए, हिंदी में फिर ई प्रत्यय लगा, और फिर हिंदी प्रत्यय लगने के बाद हमें हिंदी मिला। वही वाली चीज सेम हो रही है। हिंदी का जो नाम दिया है वो ईरानियों के द्वारा रखा गया है। ठीक है, फारसी शब्द है। इसमें देखो अब यहाँ पे ना आलोचना देखो आपको हर जगह मिलती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आलोचना मिलेगी। आलोचना क्या है? हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश में है। सपोज करो वो हमने जो बेसिक था, जो ओरिजिनल थी, वो क्या था? वो सिंध प्रांत वाला था।
जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करा। लेकिन जो कुछ कट्टर प्रेमी हैं हिंदी के, वो कहाँ पे है, वो क्या दिखाते हैं, वो हिंदी जो है वो हिंदी भाषा में दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये फारसी शब्द नहीं है, हिंदी है। जैसे हिन, इन्होंने संधि विच्छेद करके इसको समझाने की कोशिश की है। हिन, हिन का हनन करने वाला, दो का क्या बना, दुष्ट, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू। इस तरीके से उन्होंने ही जो हिंदू है वो हिंदी को जो मतलब ओल्ड लैंग्वेज में जो इन वर्डों में कमी थी उन सब चीज़ों को हनन करने का उनका हनन कर लिया। और हनन करने के बाद दुष्टों को एक तरीके से जो उसकी कमी आती है उसको अपने अंदर संगठित करके उनको अच्छे तरीके से और आकार में डाल करके शुद्ध ध्वनि में डाल करके नया निकाल दिया, दुष्टों को हनन करने वाला हिंदू। और उन लोगों की भाषा हिंदी, हीनों और दैसे दलन, हिंदू अर्थात हीनों का दलन करने वाला हिंदू, और उसकी जो भाषा है वो हिंदी। ये आपको ये वाली चीज भी आपको एक तरीके से माइंड में रखनी है। आलोचना है, एग्जाम में आनी नहीं, आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपको फिर भी एक बार अपने माइंड में पढ़ लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम और अनुमान अधिक है, ये इसलिए देखो ये इतनी ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट इतनी इम्पैक्टफुल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अनुमान के तौर पे बनाई गई है। ठीक है, वो जो हमने फारसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा वो प्रमाणित है तथा वो हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सिर्फ अनुमान के तौर पे लगाया हुआ है। अपनी एक एजम्पशन होती है ना, अनुमान अनुमान करने की आदत होती है, तो उसी तौर पे ये चीज़ तैयार हुई है। सामान्यतः स्वीकारा नहीं जाता, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आपको एग्जाम में इतना ध्यान, आपको एग्जाम में यहाँ से नहीं मिलेगा। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना वो उसी वाले कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा, फारसी वाले, तो आप उसको अच्छे से कवर करके चले, लेकिन पढ़ लेना इसको भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी, उसी पिछले वाले कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये फारसी वाला कॉन्सेप्ट आपका पीछे तक कवर हो गया था, वो वहीं तक था। यथा हिंदी है हम हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल जी का नारा था। तथा आप देखो, जब आप जीएस वाला पोर्शन करते हो ना क्वेश्चन में, तो आपको वहां से एक पार्ट मिलता है, किसने क्या कहा, आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना पड़ता है। तो आपको यहीं से ये वाला जो कथन है ये क्लियर होगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये किसका नारा है, ये इकबाल जी का नारा है। हिंदी की भाषा, हाँ यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस देश के निवासियों को अब हिंदी कोई नहीं कहता, बल्कि भारतवासी और हिंदुस्तानी आदि के नाम से जानते जानते हैं। भारतवर्ष काफ़ी विख्यात हुआ, काफ़ी प्रचलन में आया, तब से क्या हुआ, सभ्यता के बाद जब आप हिंदू सभ्यता, वो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं ना, आपकी वहाँ से एनिशिएंट हिस्ट्री चालू हो जाती है। तो उसी वाले पार्ट से फिर आपको नया नाम मिला भारतवर्ष, फिर आपको हिंदुस्तानी कहते थे। ठीक है, वही वाली चीज़ अब इस वो हिंदी, वहाँ हिंदी कोई नहीं कहता, सब क्या बोलते हैं, भारतवासी, हिंदुस्तानी, इंडियन। और दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं। मैंने आपसे बोला था ना, 18 भाषाएं निकली हैं टोटल। कौन कितनी भाषा, 18। कौन कौन सी हैं वो कन्नड़, मलयालम, बंगला, इस तरीके से करके वो टोटल 18 हैं। और 18 भाषाएं सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज हैं। असम में चले जाओगे वहाँ पे थोड़ी सी आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी। मलयालम चले जाओगे वहाँ पे मलयालम बोलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तमिल बोलनी पड़ेगी, आप तमिलनाडु वगैरह चले जाओगे वहाँ पे आपको तमिल बोलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हिंदी कहीं पे नहीं बोली जाती प्रॉपर, लेकिन सबकी सब भाषाएं निकली कहाँ से है, वो हिंदी से ही है। ठीक है, अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाती। हिंदी केवल वो है जो हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश व आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से कवर होती है। उत्तराखंड वाला जो एरिया ना वहां तक चलती है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व वाला साइड भी आपको हिंदी ही बोलने को मोस्टली मिल जाता है। बेशक ये सब हिंदी की भाषाएं हैं, मतलब हिंद है जो सिंधु प्रांत था, वे सब हिंदी की भाषा हैं, सिंधु प्रांत की भाषा हैं। लेकिन केवल हिंदी नहीं, उन्हें हम पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से पुकारते हैं। मैंने आपसे बोला था ना अभी कि तमिल बोलेंगे, मलयालम बोलेंगे, इस तरीके से चेन्नई वेन्नई वाले भी उतने हैं, उनकी जो अलग लैंग्वेज है वो वाला पार्ट भी सब इसी में काउंट होगा। पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया और मराठी आदि नामों से जानते हैं। इसलिए हिंदी की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अब हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी लिखे नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग में कौन सी है, हिंदी भाषा है। ठीक है, लेकिन सब जगह अभी हिंदी भी यूज़ नहीं हो पाती। अभी हमने ऊपर पढ़ा पंजाबी, कहीं पे पंजाबी है, बंगला है, असमिया है, वो अपनी, जैसे हम अपनी निज भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ये सब चीज़ें होती है ना, राजस्थान वगैरह ये सब
पार्ट है, ये हिंदी का ही पार्ट है, ये हिंदी यूज़ करते हैं, लेकिन सब जगह हिंदी नहीं यूज़ होती। आप चेन्नई में चले जाओगे वहाँ पे आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, आप असम में चले जाओगे आपको अलग मिलेगी, बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूँ, बांग्ला जो पश्चिम बंगाल वाले एरिया वहाँ पे आपको बांग्ला देखने को मिलेगी, बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं वो। सबका अपना अलग अलग पार्ट, एक तरीके से अपने अपनी अपनी निज भाषा बना ली राज्य की, तो वो वाला पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। चलिए ठीक है, आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो भी कमेंट छोड़ देना। आपकी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपकी जो हिंदी वाला जो बेसिक वाला पार्ट था, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा हिंदी में वो यहाँ से मिल जाएगा, वर्णमाला और उसके उत्थान में से, ठीक है। इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मी। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया ना, आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें यार, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स पे ध्यान दे लो, आप ही की फैमिली है, बढ़ा लो इसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।